Welcome to Business Morning, the special session Economy Today, and the topic of Economy Today will be explained by Achal. बिल्कुल, और आज का हमारा मुद्दा है इकोनॉमी टुडे। एक ऐसा शो है जो आर्थिक मोर्चे से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब बनने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अलग है भूषा, अलग है भेस, कहने को कितने प्रदेश। भारत विविधताओं का देश है जिसके दिल में है अनेक संस्कृतियां और उसकी श्वासों में बसी हैं। एक ऐसी धरती जिस पर स्वर्ग बसता है, पहाड़ों के रूप में हरियाली हिचकोले खाती है। यहाँ तटीय क्षेत्र, ऐतिहासिक धरोहर व धार्मिक स्थल सब कुछ है। और इस देश के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। वहीं सरकार भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मुद्दा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बढ़ते हुए कदम। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो #EconomyToday का इस्तेमाल करते हुए आप अपना सवाल कीजिए। आज का प्रोग्राम में जो सवाल हो वो साफ तौर पर पर्यटन से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप मेल के जरिए सवाल भेजना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुमन बिल्ला, जो कि संयुक्त सचिव हैं पर्यटन मंत्रालय के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो इकोनॉमी टुडे में। तो आइए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हमारा एक खास सेगमेंट। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहां इसका जीडीपी में करीबन 6.5% और भारत के कुल रोजगार में करीबन 9.5% का योगदान है। भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है और अतुल्य भारत अभियान की देखरेख करता है। सरकार भी इस मोर्चे पर जोर शोर से काम कर रही है ताकि विभिन्न संस्कृतियों की झलक पेश करता भारत विदेशी सैलानियों के लिए ना भूलने वाली एक स्मृति बन जाए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जहां को राजधानी में अतुल्य भारत टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट होगा, वहीं इसके जरिए सार्थक विमर्श तथा उपयोगी समूह पर चर्चा भी की जाएगी। पर्यटन सर्वाधिक सक्रिय, रचनात्मक और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग पर्यटन क्षेत्र में करीबन 52वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पर्यटक इन्फोलाइन का शुभारंभ किया। ये सुविधा मौजूदा टोल फ्री नंबर पर मौजूद है। संपर्क केंद्रों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 24 घंटे आपको जानकारी मिल सकेगी। वहीं ASI द्वारा संरक्षित 25 आदर्श स्मारक स्थलों के लिए स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। ये मोबाइल ऐप गूगल पर स्वच्छ पर्यटन के रूप में उपलब्ध है। इस ऐप से पर्यटन मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन की निगरानी कर सकता है। जैसे जैसे अभियान का विस्तार होगा और स्थलों को इस ऐप में शामिल किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप से नागरिक स्मारक स्थल पर पड़े कूड़े कचरे का फोटो खींच सकते हैं और अपनी टिप्पणी के साथ इसे अपलोड भी कर सकते हैं। संदेश मिलते ही वहां का नोडल अधिकारी कूड़ा साफ करवाने की जिम्मेदारी रखता है। सरकार द्वारा ई पर्यटक वीजा की शुरुआत 27 नवंबर 2014 को की गई, जिससे भारत आने वाले पर्यटक अपने देश से ही भारतीय दूतावास में जाए बिना भारतीय वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना में 150 देश शामिल हैं। फरवरी 2016 में ई पर्यटक वीजा पर कुल 1 लाख से भी ज्यादा पर्यटक भारत आए। जनवरी 2016 के दौरान 8 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए अब स्वागत पुस्तिका भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें भारतीय पर्यटन कार्यालयों के नंबर मौजूद हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई है। इससे विदेशी पर्यटकों को काफी मदद मिली है। वहीं आने वाले टूरिस्ट के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना भी की गई है। ये बोर्ड दूरदर्शी और प्रभावी उपायों को ढांचे के भीतर सरकारी नेतृत्व प्रदान करेगा, जिससे भारत को प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र का समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना अहम माना जाता है। भारत का पर्यटन उद्योग नए रोजगार जुटाने, आय बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विकास और प्रगति में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि सरकार किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हमारे साथ सुमन बिल्ला जी मौजूद हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं पर्यटन मंत्रालय के। सर, ऐसे मैंने पढ़ा है कि अब कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी, यानी कि आप अगर थोड़ा भी आगे जाएं तो पानी का स्वाद बदल जाता है भारत में, थोड़ा और आगे जाएं तो और बहुत से कल्चर्स हैं जिनके साथ आपका जुड़ाव होता है। ऐसे में अतुल्य भारत किस तरह का ब्लूप्रिंट या खाका लेकर आया है जो अब भी सबमिट होने वाला है, और किस तरह से हम और बढ़ावा दे सकते हैं पर्यटन को? भारत में जो है वन ऑफ द थिंग्स इज वैरायटी बहुत ज़्यादा है जी। इंडिया को मार्केट करने में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास इतना प्रोडक्ट्स है, हमारे पास बीचेस है, बैक वाटर्स है, हिल स्टेशंस है, कल्चर है, culinary एक्सपीरियंसेस है, कि कोई अगर वो चॉइस करना चाहे मैं इंडिया जाऊंगा तो क्या देखना है, तो उनको ओवरवेलमिंग लगेगा। तो हम अगर मार्केट भी करेंगे तो वी हैव द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज हमको कैसे क्या पिच करना है उनके लिए। तो अभी हमने ये कर रहे हैं कि एक मार्केट में, जैसे जर्मनी में देखा तो आयुर्वेदा उनके लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉ है। सो वी आर लुकिंग एट आयुर्वेदा एंड वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन ब्रिंग पीपल फ्रॉम जर्मनी इनटू इंडिया फॉर आयुर्वेदा। तो स्पेसिफिक मार्केट स्पेसिफिक बना के उनके लिए जो प्रोडक्ट्स पिच करना है वो कर रहे हैं। अगर हमारा ग्रोथ पैटर्न आप देखें तो पिछले साल से इस साल अभी तक जो है हम 9% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डिमांड साइड जो है इंक्रीज़ हो रहा है pretty significantly। हम सप्लाई साइड को भी हमने स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज इफ देयर इज डिमांड हमारे पास होटल रूम होना चाहिए, ऑपरेटर्स होना चाहिए who will be able to match up to the demand। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ये इनक्रेडिबल इंडिया इन्वेस्टर टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो है वी आर प्लानिंग टू हैव इट लेटर दिस मंथ एज अ वे टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। Mr. Billa, now we are talking about other most important aspect by the ministry is the national tourism policy. What difference will it make in the coming future if it is implemented? Well, significant differences, because in the year the last policy was made in 2002. Yes, sir. And essentially I think it ticked all the boxes, and it's a very comprehensive policy. But since 2002 to now, I think there have been significant amount of changes that have happened in the tourism space. Yes, sir. And I think we've also come a long way. So we need to be more aggressive, we need to be more proactive about how we are going to tackle tourism. So essentially, if you look at the pillars that the new policy rests on, it takes growth as a given, because we need to have growth which is commensurate with the potential that we have. We also need to do it within a framework of responsibility, because in a way that does not damage our environment, in a way that creates jobs, Absolutely. in a way that brings community into the center stage. And three, technologically, I think the world has changed tremendously in the past 13 years. Today, most of the brick and mortar businesses are being taken over by the electronic or the digital format, more so in the tourism space. True. So the policy actually provides a framework in which we are able to open up all of these elements to them. Right. We'll be taking a short commercial break, sir. After the break, we'll be coming back with all the questions which we are getting. We are already getting in many questions through tweet and Gmail. So let's take those questions. But before that, it's a short break now. Stay tuned. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Devin Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Welcome back to Business Morning. In the special session Economy Today, where we are discussing about
the tourism industry in India and also the government initiatives and plans to develop tourism. Sir, before we take the questions, one small question now. If we are living in a country where awareness is pretty much important, especially from the tourism point of view, and then we have to bring that awareness among the people to safeguard our own tourist destinations from all the means. Apart from these normal advertisements and all, what initiatives, what are the plans, to bring that awareness among the people to save our tourist destinations? You're absolutely right. As much as we communicate to the outside world, asking them to visit us, you need to communicate to our own people to tell them as to what is expected out of them, what is the behavioral thing that we need to do. So if you look at the, media campaign that we do, there are two distinct elements to it. One is the Incredible India campaign, which we run across the world. The other is called the Atithi Devo Bhava campaign. That is targeted at a domestic audience, that is talking about simple things like let's keep our surroundings clean, let's smile when we see a tourist. And India, these are all qualities that are inherent in India. Yes. And, we are the land of Atithi Devo Bhava. Yes. And these are things that we want to sort of talk to the people and sensitize them on these elements. Right. और बिल्कुल हम इसी जो कह सकते हैं मुहावरे को चरितार्थ करते हैं वेंकट की अतिथि देवो भव, वो हमारी संस्कृति में है, हमारे जज्बे में है और हमारी कोशिश यही रहती है। यही सवाल मैं भी पूछना चाहती थी कि नैतिकता हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम अपने घर को जब तक साफ नहीं रखेंगे तो हम किसी बाहर वाले अतिथि को नहीं बुला सकते कि आइए और आप हमारा देश देखिए। Absolutely. And now we'll start our questions. We have our first question on Twitter as well. Let us have a look at that question. What we got on our Twitter handle, #economy today. Let's have a look at that question. This question is by Narottam Mukhopadhyay. The question is there any plan for government to boost Northeast region tourism? There is. In fact, one of the most focused areas for development of tourism is the Northeast. Yes. And it is not because there's a special consideration, but because Northeast is so beautiful and so pristine that it yields itself beautifully to tourism, because tourism does not pollute the environment. It's a great way to create jobs in places where there are no other economic engines that are happening. So if you look at the perspective of the Government of India, the Ministry of Tourism mandates that 10% of all the infrastructure spent has to be spent in the Northeast. And if you look at the numbers over the past 5 to 6 years, that number has always been consistently between 15 to 20%. Yes. So there is, I would say, a significant amount of focus, and there is a oversized importance that we attach to the Northeast, because we believe that tourism can be the key to unlocking the potential of the Northeast. But and if I'm not wrong, it is split into 3 theme-based circuit system as well, sir, under Swadesh Darshan program, Northeast region? Correct. We have 13 circuits all across, but we have one specialized circuit which is called the Northeast circuit. So anything which falls into that can be taken. Right. चलिए अगला ट्वीट जो है हमारा वो हिंदी में है और आइए देख लेते हैं कि अगला ट्वीट कहाँ से है और किसका सवाल है। ही ट्वीट है नम्रता नागर, ट्रैवलर नम्रता @ उनका आईडी है। पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? सर ये जानना चाहती हैं कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट फॉर बूस्टिंग ट्रैवलिंग सेक्टर? बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्रिटिकल, तो उसमें जो है हमने दो न्यू स्कीम्स लॉन्च किए हैं, स्वदेश दर्शन और प्रसाद। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया हमारे टूरिस्ट सर्क्यूट्स में एंड पिलग्रिम डेस्टिनेशंस में कैसे वो एक्सपीरियंस बनाना है, बिकॉज आज हमारे पिलग्रिम डेस्टिनेशंस देखें, दे आर नॉट प्रॉपरली प्लान, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिविटी एक इशू है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सिविक कम्युनिटीज़ का इशू है। बट व्हेन अ टूरिस्ट गोज देयर, उनका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए दैट इट एलिवेट्स हिम स्पिरिचुअली. That whole entire approach to the temple, it's not enough if you get into the temple and you feel great, but just that entire experience of going to that place and reaching that out. So uske liye jo hai, we are trying to change the entire format of infrastructure. Second, we are rebooting our campaign. We're going to be very aggressively marketing India abroad as a tourist destination. Third is the safety issues, because unfortunately we've had a few issues which have been which have been sad. And therefore, we are running a helpline, and we are doing several things on that format to ensure that the states putting tourist police complaints that the tourists have are already taken care of. And cleanliness is another area that is very important to us. And so, हमने आदर्श monuments का शुरू किए हैं under the
Swachh Bharat Paryatan, we are doing Swachh Paryatan campaign also, which is essentially about this. And quality of service in restaurants, how do we ensure that the cleanliness of the food and the quality and hygiene standards are met? ये सारा जो चीज़ है, we are doing it at several fronts. So essentially, if you ask what is tourism doing to improve tourism, it's probably not a 3-pronged or a 4-pronged strategy. It's a multi-pronged strategy that we बहुत ज़बरदस्त खाका तैयार किया गया और साफ तौर पर वेंकट देखा जाए तो हवाई यात्रा हो या फिर रेल यात्रा हो, इसको इस तरह से कनेक्ट करना होगा ताकि जो लोग भारत आते हैं उनके लिए एक सुगम दर्शन बन जाए देखने के लिए. Right, absolutely. So can we consider that this aggressive campaign which government is planning, does it fall under the Incredible India 2.0? That's correct. Absolutely. We'll have another question as well. We have questions pouring in. Let's have a look at that question. What is it now? It's on a tweet again. The question is by Dr. Alka Singh, and the question is looking to foreign policies, which sector, railway or aviation, would be contributing more for boosting tourism sector? It's an interesting question, sir. We are not comparing, but then how is tourism department looking at it? Yeah. No, it is interesting because railways predominantly cater to a domestic market. Yes. So if you look at international tourist arrivals, over 90% of our international tourist arrivals are connected by air. People land by aviation. Yes. And I think that is absolutely critical. Because of the neighborhood that we have, most of our top source market, our number one source market is the US, which is a really long way away. Yes. So aviation would certainly remain the mainstay for international tourists. But if you look at domestic tourists, you're catering to categories across the board. There are high-end tourists who will probably take an airplane and go, but there are several of them who are middle classes and people who want to reach out, and they have as much of an opportunity to travel as any other. So they prefer rail. So couple of things that we are doing. One is in terms of air connectivity, because air prices tend to be higher, and most of the air routes are around the trunk routes, around the metropolitan cities. True. One of the things is that the civil aviation has now come out with this regional connectivity scheme, which is at a cap of 2,500 rupees. They actually will fly to places which are of tourist importance. Yes. So I think that will be a game changer. And the second that we are doing is on the railways. We are looking at how do we create tourist coaches, a separate tourist coach on a railway train, which will have better linen, better quality of food, better experience, maybe entertainment systems. And there are several people out there who are willing to pay the top dollar to have good experience. और खासतौर पे रेलवे, कुछ ऐसे रेलवे स्टेशंस को भी चिन्हित किया गया है, करीबन 24 रेलवे स्टेशंस हैं जहां पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर धार्मिक स्थल के आसपास एयरपोर्ट हो, ऐसे में रेलवेज की कनेक्टिविटी अपने आप में काफ़ी अहम रोल अदा करती है. और साथ ही अगर टूरिज्म मंत्रालय उसके साथ जुड़ता है तो जो दार्शनिक आते हैं देखने के लिए, उनके लिए काफ़ी सुखद अनुभव हो जाएगा. करेक्ट. हमने अभी तक 24 रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में. इनको जो है एक आइडियल रेलवे स्टेशन की तरह फॉर अ टूरिस्ट वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस. हाँ, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, जितने सुविधाएं होना चाहिए वो सब करके दैट वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस, अभी शुरू हो जाएंगे. चलिए, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अब रेलवे स्टेशंस को भी बेहतर बनाने के लिए, खासतौर पर वो विदेशी सैलानी जो भारत में आते हैं भारत दर्शन के लिए, काफ़ी कोशिश की जा रही है और एक ज़बरदस्त खाका तैयार किया गया है ज़मीनी तौर पर. लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के उस पार बहुत से सवाल और ट्वीट्स और हैं, और अगर आप फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप सवाल ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. BSE presents government sovereign gold bonds issued by RBI. Get in touch with your BSE registered broker today. Sovereign gold bonds.
Welcome back to Economy Today, and the topic is on tourism. We have the Joint Secretary of the Ministry of Tourism with us. We'll have a look at the question now, which we are getting on Gmail and Twitter as well. Let's have a look at the question without any delay. This is a question on the Gmail, and the question is how I can support my area tourism locally and internationally to increase my local natural beauty. This is from Nilesh Uttarwar, and also the platform that provides to tourists to come. So this is the participation by individuals. So what sort of initiatives we have? Well, a couple of things. You know, I think tourism will only happen if all of us resolve that we need to keep our places clean and we need to showcase the beauty of, you know, what goes on. I think there is a significant amount of responsibility that it places on the citizens as well. One is on the aspect of Swachhata, how do we keep it clean? Second is, you know, on just being nice to the tourists, and there are always a few people in the community who are oriented towards tourists, you know, greet them with a smile, welcome them with a smile. If you want to promote your locality, I think today the social media makes it possible for us in a very democratic way for you to be able to tweet about the beauty of your place, the attractions that it holds, and there are significant number of followers out there. So if you're able to put out smart content, it will really help a lot of people to, you know, zero in on those places and even visit them. And then any plans for that? Like for example, like there are many ministries are also coming with, like we just click a photograph and then upload it somewhere on the tourism site, or there is an app or something, so that, you know, people would know that there is some destination, something. Swachh Swadeshi mobile app. That's correct. That is one. But typically we work around 10 social media platforms now, and most of the content is today crowdsourced. Yes. Just like this gentleman who was excited about, you know, giving details about the attractions here. Yeah. There are several people who are interested. So we ask them, share a video, share your pictures, and we tweet them and we retweet them, etc. on our thing. So we amplify that message. Yes. So, you know, Incredible India, once it comes onto our platform, it is seen by a lot many people across the world. Right. बिल्कुल, और खासतौर पर इनक्रेडिबल इंडिया की जहाँ तक वेंकट बात करते हैं सर, और एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है मध्य प्रदेश का, और उसको देखने के बाद पता लगता है वेंकट की मध्य प्रदेश, जिसे शायद हमारे वो एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में शायद बहुत लोग कम जानते होंगे, लेकिन उस विज्ञापन के जरिए टूरिज्म मंत्रालय ने इतना अच्छा काम किया है कि आप उस राज्य से खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए अगला सवाल क्या है, आइए वो देख लेते हैं। अगला सवाल है सर्वदा स्वामी @champ_ ट्वीट का। भारत पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, फिर भी आर्थिक रूप से हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? फाइनेंशियली अगर हमें कुछ मुश्किलें आती हैं, और ख़ासतौर पर जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा ने भी कहा कि सबसे अगर महत्वपूर्ण स्थान है, अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, तो वो भारत है। आने वाले कुछ सालों में और बढ़ेगा बाजार, लेकिन मुश्किलें या कह सकते हैं चुनौतियाँ, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे पास? पोटेंशियल ऑफ द कंट्री अगर हम देखें तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हमारे पास 8 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। एक छोटी सी देश जो है, एक जगह दुबई है विच इज़ अ सिटी स्टेट, उनके यहाँ 12 मिलियन आते हैं। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारा अपसाइड है जो हमको अभी कैप्चर करना है। सो आई थिंक दैट ट्रेजेक्टरी इज़ क्लियर। बट हमारे लिए इफ़ टूरिज़म हैज़ टू ग्रो, हमको 2-3 चीज़ करना है। एक तो प्रायोरिटाइज़ करना है। पहले आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन several years tourism has come onto the national main stage, in the sense it is a priority area which is being recognized, and you know, in terms of policy everybody is talking about making tourism because it can generate jobs and, you know, significant amount of upside into the economy. Secondly, हमको जो है ये कम्युनिटी के साथ काम करना है। Unless we do that, India is a populated place, and unless people become a part of this, it is going to be difficult for us to unlock the potential of tourism. Then तीसरा है in terms of infrastructure spending, and that is something that we are set out to correct. So even as we speak, we've cleared projects worth 3,000 crores in the past couple of years themselves. So essentially there's a large amount of spend that is happening in creating and transforming destinations into world-class experiences. Right, and we have another question as well, sir, from on a tweet. Let's have a look at that tweet as well. Back to back, we're getting many questions. Let's have a look at this question too. And the question is by Akash Karthike. The question is, public transport is the biggest hassle for a foreign tourist. Is streamlining of public transport for tourists under the agenda? Well, public transport tends to be a little bit of a challenge because, you know, our public transport tends to be characteristically a little crowded. Yes. And it's not easy to decipher. So one is about signages and others with which we are working. The second is, as I've said, that we're working on having specialized tourist coaches
in trains. So that is something that will ease out. But I think one of the things that's also happening is a lot of these cab services that have come, Olas and shuttles and all that, they're really transforming the place. It's not as difficult as it was before. If you have an app, it's easy to get somebody to pick you up and get dropped at a place in a fairly safe and secure way. और आइए अब एक और सवाल ले लेते हैं ट्वीट के जरिए। सवाल है राम कुमार का, आइए देखते हैं सवाल क्या है। राम कुमार पूछना चाहते हैं @कुमार कि पर्यटन से रोजगार कैसे मिल सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस सेक्टर के लिए? पर्यटन एक ऐसे सेक्टर है जिसमें what is called non-diverse workforce जो बोलते हैं, उनको we can employ them. Apart from hotel managers and chefs and others who are there, there are several other jobs which are available, like guiding, interpreting, souvenir shops, restaurants, storytelling, which is about conducting walking tours, etc. And several of these activities के लिए it is not necessary for somebody with a trained background to come. It can be done by housewives in their free time. It can be done by retirees. So it actually has the potential to transform and bring people productively into the economy, like housewives and retirees and youngsters, etc., whom I have said. So essentially there are two parts to it. One is the education part, which is the hotel management side. The other is the skill side. And last year, even as we speak, we have done 1 lakh people have been trained on the skill side, which is essentially around housekeeping, which is around cooking. So उनको वो skills अगर develop करेंगे हम, तो they will be able to go and pick up jobs within the tourism sector and elsewhere. And similarly for this National Association of Street Vendors, street food vendors, we also do these courses for dhaba owners and their workers about cleanliness, hygiene, how they can improve their product. Right. So that skilling is actually critical because no other sector in the country has the potential to add as many jobs as the tourism sector does. Because and we have another question, so we are running out of time. The last question from Varanasi, let's have a look at that question as well. And it's a Gmail question. It is, what all steps has been taken by Union government for tourism in Varanasi? It is by Mazahir Zaidi. So this is the question. It's Prime Minister's his own constituency. Well, several things are happening in Varanasi. One is that we are doing illumination at the ghats. We are also running a program to clean up the ghats, as it were, because that is really the heart of Varanasi. Yes. Sravasti, which is not too far away, that is again a place where we are working on. In Varanasi, again, we are doing a sound and light show, which will be open to the public. There is a cruise which we are planning on the Ganges at the Varanasi. So there are actually several things that are coming together, and we are also trying to see if we can work with the Ministry of Urban Development, because you need to spruce up the entire urban infrastructure, as it were, to make Varanasi into a vibrant city. Are you working with Ganga Rejuvenation Board as well, sir? That's correct. That's correct. सुमन जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी हुई, खासतौर पर जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उनकी पहल से जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए। Thank you very much, sir. और आज के इस शो इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपसे दिल से जुड़े, खासतौर पर उन आर्थिक मुद्दों को लेकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं। Well, absolutely. In fact, so that is Economy Today. We'll be coming back with another important topic tomorrow. We'll be tweeting that. So we just expect you to tweet your questions on that with #Economy Today, and we'll be questioning all those questions tomorrow in our show. So stay tuned to DD News. Namaskar. नमस्कार।